हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएससी मेंस के तहत पीओआईक्यू डिस्कशन का सीरीज़ प्रारंभ किया गया था और आज 2015 के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको लेकर के जो है डिस्कशन करते हैं। यहाँ भी जो है याद रखिएगा, यहाँ पर जो शब्दों की सीमा है वो 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए और जो मार्क्स है वो कितना है, 12.5 जो है मार्क्स दिए गए हैं। चलिए तो प्रश्न को ले लेते हैं। हो सकता है कि 2015 के जो प्रश्न हैं वो 2022, 23, 24 के प्रश्नों से भिन्न हो, अर्थात संस्कृति के प्रश्न कम हो सकते हैं, कला और संस्कृति के, जबकि हिस्ट्री के प्रश्न अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हो उनको लेकर के क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग किए हुए बिना परिरक्षित की गई है। टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि हमारी जो सभ्यता है या भारत की जो सभ्यता है जो कि हड़प्पा सभ्यता से फली फूली, वहाँ से होते हुए ये वैदिक सभ्यता में आई। वैदिक सभ्यता से फिर महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों से जो है कई साम्राज्य बने, उनमें मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, हर्षा का साम्राज्य, और फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। हमारी जो सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक है उनमें क्या है ना, एक निरंतरता पाई जाती है। अर्थात ये सभ्यता जो है कहीं ना कहीं उस प्राचीन काल में जो चीज़ें थी आज भी वो जो है वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। जबकि बाकियों की जो सभ्यता है अर्थात मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता इस बात से क्या है, भिन्न है। अर्थात वहाँ की चीज़ें जो प्राचीन काल में थी वो लोप हो गई है, लेकिन भारत के जो परंपरा है वो आज भी जो है क्या है, हमें देखने को मिलता है। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सीधी सी बात है, आपको क्या करना होगा ना, सिंधु सभ्यता की जो देन है उस टॉपिक को आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, और वैदिक सभ्यता के देन को देख लीजिए। आपका पूरा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज जो है बहुत आसानी से इसे सजो करके लिख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की देन को अगर सिंधु सभ्यता की देन में ही आप कम से कम 10 से 12 पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे आपके 200 शब्द पूरे हो जाएंगे। हालांकि वैदिक सभ्यताओं के कुछ पॉइंट को आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब सैंधव सभ्यता की देन को अगर हम देखें तो ये क्या थी ना, सैंधव सभ्यता में जो धर्म था वो माता देवी का प्रमुख स्थान था। अर्थात नारी मूर्तियाँ पाई गई थी और इन्हें जो है माता देवी के रूप में क्या किया जाता था, पूजा जाता था। तो मातृ पूजन का जो सिलसिला तब थी, अर्थात देवियों की पूजा, वो आज भी जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सैंधव सभ्यता में जो है पुरुष देवताओं का भी अस्तित्व मिलता है ना। एक योगासन में एक पुरुष देवता का चित्र मिलता है जिसे शिव कहा जा रहा है। तो आज भी जो है पुरुष देवताएं हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें वो परंपरा जो सैंधव सभ्यता में शुरू हुई थी वो आज भी चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जो आज भी हम देखते हैं कि पीपल वृक्षों का पूजा होता है, जिन्हें बट वृक्ष सावित्री पूजा कहा जाता है। उनमें जो है महिलाओं के द्वारा बट वृक्ष या पीपल के वृक्षों को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो प्रकृति की पूजा का जो सारमर्म हमें सैंधव सभ्यता में प्राप्त हुआ था वो आज भी अलग अलग रूप में हमें क्या है, प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में सैंधव सभ्यताओं में जो है पशुओं को महत्व दिया गया था और आज भी हमारे संस्कृति में क्या है, पशुओं की जो है पूजा की जाती है और उन्हें क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि सैंधव सभ्यता के जो देन है उन्हें अगर आप पॉइंट वाइज नोट क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो जो देन है जो आज भी वर्तमान में कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में देखने को मिलता है, तो ये जो निरंतरता है
वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो फली फूली सभ्यता है उसमें ही पाई गई थी, बाकियों में जो है पाई नहीं गई थी। ठीक है, साथ में स्वास्तिक का जो चिन्ह है तब सैंधव सभ्यता में प्राप्त हुआ था, जो आज भी स्वास्तिक के चिन्ह पूजा और त्योहारों में आप देखेंगे कि दीपावली के अवसर पर जो है स्वास्तिक चिन्हों का घरों में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग आज भी किया जाता है। इसके अलावा जो बलि प्रथा है, बलि प्रथा सैंधव सभ्यता के सैंधव सभ्यता में जो आकृतियाँ मिली उनमें बलि प्रथा के प्रमाण हैं। तो आज भी जो है कहीं ना कहीं हमें बलि प्रथा देखने को मिलता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें प्राचीन काल में मिली, सैंधव सभ्यता में मिला था और आज भी वो निरंतरता चलता हुआ चल रहा है। बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो का जो बृहद स्नानागार है जो कि सामूहिक स्नान के लिए क्या उपयोग किया जाता था, और आज भी हमारे यहाँ जो है पूजा पर्व के त्यौहार के अवसर पर सामूहिक स्नान किया जाता है। तो सामूहिक स्नान की जो अवधारणा है वो भी हमें जो है प्राचीन काल से ही प्राप्त होता हुआ प्रतीत होता है। वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में जो वेदों का अध्ययन है जो कि श्रुतियों में उपलब्ध था, अर्थात उसे जो है शिक्षा उसे जो है लिखित लिपि में नहीं, उसे जो है मुंह से बोल करके क्या किया जाता था, सिखाया जाता था। तो वैदिक शिक्षा जो है आज भी वेदों का ज्ञान जो है कई लोगों के द्वारा जो वेदों की शिक्षा ग्रहण की जाती है, और जो यज्ञ कर्मकांड की जो विधान है वो हमें आज भी देखने को मिलता है। जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है उन कर्मकांड वो चलता है। पूजा के जो विधान है जो तत्कालीन समय में बने थे वो विधान आज भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हमारे जो साम्राज्य बने, अर्थात प्राचीन काल में जो मौर्य साम्राज्य बना, साथ में उसके बाद जो है हमें जो है गुप्त काल प्राप्त हुआ। इन साम्राज्यों के दौरान जो कला और संस्कृति के क्षेत्रों में जो कार्य किए गए वो तब बनाए गए थे, लेकिन वो आज भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो उत्तर भारत हो और दक्षिण भारत हो, वहाँ देखने को मिलेगा। हमारी भाषाएं भी क्या है, काफ़ी पुरानी भी है। तो इस प्रकार जो है हमारी जो सभ्यता है उनमें एक निरंतरता पाई जाती है अन्य सभ्यताओं की तुलना में। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो सीधी बात है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको कहाँ पहुँचना होगा, सैंधव सभ्यता की देन और वैदिक सभ्यता की देन को देख लीजिए, पॉइंट बनाइए और उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मध्य पाषाण शिला कला रॉक कट को कहा जा रहा है। तो रॉक कट शिला कला जो है, तो रॉक कट जो पेंटिंग्स हैं केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला के तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कह रहा है कि जो मध्य पाषाण काल में जो रॉक कट पेंटिंग मिला है वो तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन को तो दिखाता ही है, बल्कि आधुनिक चित्रकला में जो सौंदर्य भाव है उसको भी दिखाता है, उसके साथ उसको भी क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो इसको लेकर के क्या करना है, टिप्पणी करना है। मध्य पाषाण काल का जीवन क्या था? मध्य पाषाण काल का जीवन जो है आखेट था, शिकार किया जाता था, आखेट किया जाता था, पशुओं को जो है मारा जाता था। तो इन सभी को ही मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, शिलाओं पर उत्कीर्ण कर दिया। और जो पेंटिंग बनाई जाती है और पेंटिंग के लिए जो दिमाग में विचार आता है वो आपको या तो प्रकृति से प्राप्त होता है या मनुष्य अपने घटनाओं को ही जो है उकेरा। तो ठीक उसी प्रकार आधुनिक काल में भी जो पेंटिंग बनते हैं वो आधुनिक काल के समाज को देख करके बनाए जाते हैं। तो मध्यकाल के जो पेंटिंग्स हैं उनमें स्पष्टतः हमें शिकार के लक्षण मिलेंगे, जो है पशुओं के साथ युद्ध के जो है वो चित्र उकेरा हुआ मिलेगा। इसके अलावा जो उनके जो जनजीवन है, अर्थात खाद्य के लिए इधर उधर घूमना, ये इनके बारे में चित्र जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मध्यकाल के शिला कला में प्राप्त होता है। और उनकी जो सौंदर्य है, अर्थात ये जो शिला कला बना हुआ है, पेंटिंग बना हुआ है, ये काफ़ी क्या है, ये सांस्कृतिक जीवन को जो है प्रदर्शित करता है। और तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो ये आधुनिक काल में जो पेंटिंग किया जाता है उनका जो सौंदर्य है उसी सौंदर्य के क्या है ना, बराबर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आप क्या कर सकते हो, उत्तर दे सकते हैं। मध्य पाषाण काल के उन क्षेत्रों का नाम लिखिए जहाँ पर शिला कला मिला है और उनमें जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को जरूर लिखिएगा कि मध्य पाषाण काल में जो शिला कला है उनमें ये विशेषताएं पाई गई थी। और आधुनिक काल की जो चित्रकला के सौंदर्य हैं
उस सौंदर्य के साथ जो है उसकी जो तुलना है इसको जरूर आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती। महात्मा गांधी के बिना भारत की जो स्वतंत्रता की उपलब्धि है वो कितना भिन्न होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का कि अगर महात्मा गांधी ना होते, चूंकि संपूर्ण 1915 के बाद जो दिख रहा है वह आपको जो कहा जाता है ना एक फेस, स्वतंत्रता संघर्ष का एक फेस अगर देखने को मिलेगा तो वो है महात्मा गांधी। अप टू क्विट इंडिया मूवमेंट तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक जो एक फेस मिला तो महात्मा गांधी मिला। महात्मा गांधी जो है रुक रुक करके आंदोलन किया और इतिहास में जो है इतिहास में क्या रहे ना, हमेशा जो है स्वतंत्र संघर्ष में एक अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाया है। लेकिन अगर प्रश्न यहाँ पर है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होता तो क्या भारत स्वतंत्र नहीं होता, या भारत को स्वतंत्रता मिलने में देरी होती, या भारतीय स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप जो है बहुत बारीकी से इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। एक तो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे वो अहिंसा के सिद्धांत थे, सत्याग्रह के सिद्धांत थे। लेकिन बाद में आपने देखा कि कई ऐसे चरण आए जब अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को ही कई ऐसे युवा नेताओं के द्वारा क्या कर दिया गया ना, छोड़ दिया गया, अब बाद में जाकर के छोड़ दिया गया। जैसे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जो है पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ तो CR दास के साथ साथ मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। फिर जो है विधानसभाओं में प्रवेश को लेकर के भी जो है क्या थी, मत भिन्नताएं थी। तो गांधी जी के द्वारा जो स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर कार्य किएगा, उनके कार्यों के बिना भी जो बहुत ऐसे विचारधाराएं थी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में काम किया है। इसके अलावा जो क्रांतिकारी जो भूमिका थी वो महात्मा गांधी के विचारों से क्या थी, भिन्न थी। तो अगर कहा जाए कि महात्मा गांधी अगर ना होते तो क्या होता, तो महात्मा गांधी अगर ना होते तो शायद जो हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष है जिनमें अहिंसा मूल रूप में जो है प्राप्त हो रहा है वो शायद नहीं प्राप्त होता। हो सकता है कि इसका रूप जो है उग्र विचारधारा का जो है सबसे अधिक प्रभाव पाया जाता। और जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से जो है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से, शायद ऐसा ना होता और कुछ अलग ही रूप जो है इसका प्राप्त होता। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अपसारी उपगमों के रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की बेहतरी के लिए एक समान लक्ष्य था। देखिए, दो लीडर्स को लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। एक तो हो गया महात्मा गांधी और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। इनमें राजनीतिक विचारधाराओं में क्या था ना जो है अंतर पाया जाता है। अब दूसरी ओर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, इनमें क्या था, इनमें भी जो है विचारधाराओं में अंतर था, लेकिन दोनों के लक्ष्य जो है क्या थे, एक थे। हाँ, दोनों के विचार जो अलग अलग थे, दोनों के कार्य करने का स्वरूप अलग था, हरिजनों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए। लेकिन दोनों के लक्ष्य क्या थे, वो क्या थे, एक पॉइंट पर आकर के मिलते थे कि हरिजनों और दलितों का क्या करना, उत्थान करना है। गांधी जी ने भी 1930 के दशक में जो है हरिजन अभियान को प्रारंभ किया था, हरिजन यात्रा किया था, हरिजन सेवक संघ कोष के लिए जो है धन एकत्रित करने किया था। इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण लीग का भी निर्माण किया था। गांधी जी के द्वारा जो है हरिजनों के लिए क्या है कई कार्य किए गए थे, है ना। इसके साथ साथ जो है भीमराव अंबेडकर भी जो है दलितों के उत्थान लेके तत्पर थे। वे चाहते थे कि दलितों को भी क्या मिले ना, चुनाव में जो है क्या मिले, स्थान मिले और अलग इलेक्टोरेट बने। इसी संदर्भ में आपने देखा कि पूना पैक्ट भी हुआ, है ना। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना क्या किया ना, अपना जो है हरिजन अभियान को प्रारंभ किया। तो दोनों के विचार हो सकते हैं, मत भिन्नताएं पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य जो हैं क्या थे, एक ही थे ना, जो है हरिजनों और दलितों का क्या करना है, उत्थान करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जो प्रश्न है वो 2016 में पूछ दिए गए हैं कि इन दोनों में कौन सी भिन्नताएं थी। अब सामाजिक भिन्नताओं के तौर पर हमें देखने को मिलता है, सामाजिक कार्यों में जो भिन्नता है वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में खास पॉइंट यहीं पर पूछा जाता है कि
दोनों के जो लक्ष्य थे वो समान थे या नहीं थे, इसको क्या करना है ना आलोचनात्मक रूप से वर्णन करना है, तो उसी को लेकर के पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और एक क्या प्रश्न है। यहाँ पूछा गया, यहाँ कहा गया कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिए। जो है ब्रिटिश के साथ हमारा जो संबंध 1700 अगर हम कहें 65 के बाद से शुरू हो रहा है, तो लंबे समय तक 1947 तक जो है लगभग 200 वर्षों का हम उनके साथ हम भारतीय जो है उनके साथ रहे। उनके कार्य करने की जो ढांचाएँ थी, उनकी जो संसदीय व्यवस्था थी ब्रिटेन की, उनसे कहीं ना कहीं हम परिचित हो चुके थे। 1935 का जो अधिनियम बना था, उनके अधिकांश धाराओं को क्या किया गया ना हमारे जो संविधान है उसमें लिया गया। हालांकि हमारे संविधान के तो कई स्रोतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिया गया था वो 1935 के जो है धारा 1935 में जो अधिनियम बना था, उसी अधिनियम से जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स ज़रूर देना पड़ेगा कि वो कौन कौन से जो है चीज़ों को जो है क्या किया गया, उठाया गया है 1935 के अधिनियम से, जो आज हमें भारतीय संविधान में प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को लिखना है। और संसदीय व्यवस्था से तो हम शुरू से ही परिचित थे, चूँकि लंबे समय तक जो है ब्रिटेन का क्या था यहाँ पर शासन था, तो उन चीज़ों से हम लोग जो है परिचित हो ही चुके थे। तो ये सभी को लेकर के क्या करना है, लिखना है। और यहाँ सीधा है कि 1935 का जो संशोधन अधिनियम है, उसने क्या किया ना, उसने हमारे संविधान का एक बड़े स्रोत के रूप में वो उभरा था। ठीक है, तो ये प्रश्न है। इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो है सेपरेट क्लासेस लाया जाएगा, जिसमें हम सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें 5 प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और कुछ प्रश्न जो है कल्चर के भी इसमें प्रश्न हैं। थोड़ी बहुत कल्चर को भी प्रश्न जुड़ा हुआ है, जैसे मध्य पाषाणकालीन शिल्पकला को लेकर के, शैल कला को लेकर के जो है प्रश्न पूछा गया था। बाकी महात्मा गांधी सेंटर पॉइंट पे रहे। महात्मा गांधी के बिना कैसा आंदोलन रहता, महात्मा गांधी और अंबेडकर। और ठीक उसी प्रकार ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी और जो है सुभाष चंद्र बोस। इस बार 2024 का जो पीटी का पेपर है, वहाँ भी महात्मा गांधी के विभिन्न जो आंदोलन है उसको वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सविनय अवज्ञा से पूछा गया है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन से पूछा गया है। साथ में जो दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का जो आंदोलन है वो क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, चाहे वो पीटी के दृष्टिकोण से हो या मेंस के दृष्टिकोण से हो, उनको आपको देखना है। और 2 विचारधाराएं, एक महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। चूँकि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद जो है 1939 का जो अधिवेशन हुआ, वहाँ त्रिपुरी संकट जिसे कहा जाता है, वहाँ महात्मा गांधी एक तरफ और सुभाष चंद्र बोस एक तरफ हुए। तो और सुभाष चंद्र बोस जी को बाद में क्या करना पड़ा ना, रिज़ाइन भी मानना पड़ा अध्यक्ष पद से। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या दोनों के विचारधारा अलग थे, और इसी को लेकर के प्रश्न पूछा गया। दूसरी ओर गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जो है दलितों के उत्थान को लेकर के जब पूना पैक्ट में जो असहमति बनी, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या गांधी जी के विचार भीमराव अम्बेडकर के विचार से मैच नहीं करते थे? नहीं, मैच तो करते थे, लक्ष्य तो दोनों का सेम था। हालांकि दोनों की विचारधाराएं थोड़ी सी अलग थी, ठीक है, उनका स्वरूप अलग था, लेकिन उन दोनों का जो केंद्रित पॉइंट था वो था हरिजन और दलितों का उत्थान था। तो इसको लेकर के क्या करना, डिस्कशन करना है। आधुनिक इस प्रकार अगर आप मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा PYQ डिस्कशन करेंगे या PY इसको लिखेंगे पॉइंट्स बना करके, तो आप देखेंगे कि यूपीएससी के द्वारा मुख्य पॉइंट कौन कौन से उठाए जा रहे हैं। चाहे सैंधव सभ्यता से उठाए गए तो कौन से पॉइंट उठाए गए, महात्मा गांधी के लिए पूछा गया है तो मेंस में कौन कौन से पॉइंट्स को उठाया गया है, उन्हें रेखांकित करें। और इस प्रकार एक आइडिया डेवलप करें कि जो है मेंस में कैसा और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपीएससी CSE मेंस के प्रश्नों के जो श्रृंखला प्रारंभ की गई उसे आगे भी जारी रखा जाएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।